विवाद विरोध में मैं इससे विरोध आज फिर हाजिर हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं। पिछले दिनों देखा गया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच दरार, कथित दरार की खबरें बहुत उछलकर सामने आई। यह बिल्कुल सही है कि जब से इंडिया का गठन हुआ तब से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बेचैनी महसूस हुई थी, क्योंकि वे इस सच्चाई से अच्छी तरह परिचित हैं कि अगर सारे विपक्षी दल सचमुच ईमानदारी के साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती देते हैं, 1 to 1 का मुकाबला होता है, तो फिर उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। यह एक तथ्य, सारे राजनीतिक पर्यवेक्षक भी इस पर एकमत है। इसलिए यह एक कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन में किसी न किसी रूप में दरार पैदा हो। बहुत सारी कोशिश हुए, राजनीतिक स्तर पर हुए, और इसमें दुखद रूप से गोदी मीडिया ने भी एक भूमिका अदा की, अभी भी कर रहे हैं। हर दिन अगर छोटी मोटी कोई बातें होती हैं जो सामान्य रूप से राजनीतिक दलों के बीच, नेताओं के बीच होती रहती है, उसे भी कुछ इस रूप में यह गोदी मीडिया उछालता रहा है जैसे कि इंडिया गठबंधन में तूफान आ गया हो। उनके बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कभी भी वो टूट बिखर सकते हैं। इस तरह से खबरों को पेश किया गया। यह दुखद है, लेकिन एक हकीकत है वर्तमान मीडिया के चरित्र का, कथित मीडिया के चरित्र का। यह मैं स्पष्ट कर दूं, आज भी मीडिया में वैसे लोग हैं, वैसे पत्रकार हैं, वैसी संस्थाएं हैं जो पत्रकारीय धर्म निभाते हुए ईमानदारी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। वो न कहीं छुपते हैं और न रेंगते हैं। वैसे में यह खबर जो अभी आई, एक खबर समाजवादी पार्टी की ओर से कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी का अध्याय समाप्त हो गया। यह एक अच्छी खबर है। बता दो, पिछले दिनों क्या हुआ था। कुछ शब्द ऐसे उछाले गए जैसे चिरकुट, अखिलेश वखिलेश, इस प्रकार के कुछ शब्द उछाले गए थे कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के नेताओं की ओर से। इसे लेकर के समाजवादी पार्टी खेमे में नाराजगी जाहिर की गई, पैदा हुई थी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया था। बल्कि कुछ जैसे को तैसा के स्तर पर जवाब भी दिया गया था। इससे ऐसा लगा था कि सचमुच कम से कम समाजवादी पार्टी अब इस इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर रखेगी। और कुछ बयान अखिलेश के आए भी थे, अखिलेश यादव के, लेकिन अब जो ताजा बयान आया है उसमें चूंकि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा कि उनकी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, अब हमें कोई शिकायत नहीं है और ये गठबंधन जारी रहेगा। और आधिकारिक रूप से भी अब उनके प्रवक्ता ने इस बात को बता दिया है कि हमारे बीच जो गठबंधन है, जो तालमेल है, वो जारी रहेगा, कोई अब तल्खी नहीं है। यह एक सुखद संकेत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब बात यह उठती है कि आखिर चुनाव आते आते तक क्या यह जो मजबूती जो प्रदर्शित की जा रही है इंडिया के घटक दलों द्वारा, वो कायम रहेगी। यह सब कुछ निर्भर करेगा सीटों के बंटवारे को लेकर के, जिसमें सभी को संतुष्ट करना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए और चुनौती को देखते हुए एक बात कही जा सकती है, बल्कि प्रशंसा की जा सकती है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ने 2 कदम पीछे हटने का भी मन बनाया हुआ है और स्पष्ट जाहिर भी कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा, उनके नेताओं ने भी कहा, वे सभी को एक साथ एकजुट कर आगे चलने में विश्वास रख रहे। इसके लिए अगर थोड़ी बहुत उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी, समझौता करना पड़ा, तो इसके लिए वो तैयार है। अब यह सवाल आता है कि यह जो शब्दों के जो प्रहार हो रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों के, आखिर उसके मायने क्या है। एक बहुत जो चलाया गया, अभी जो मैंने चर्चा की, चिरकुट शब्द, यह संभवतः दिग्विजय या कमला जी ने कहा था। ठीक है,
अब मैं यहां बता दूं कि यह चिरकुट शब्द राजनीति में सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने शुरुआत की थी। चिरकुट का अर्थ होता महत्वहीन, बेकार व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं हो, उपेक्षा करने लायक। ये उन्होंने एक बार अपने आलोचकों के लिए चिरकुट शब्द का व्यवहार किया, तब यह बहुत ही प्रचलित हुआ था। काफी इस पर बोला गया, बहसें हुई, लिखे गए, काफी लिखे गए थे। उसके बाद से समाप्त था, लेकिन अब ये फिर से इसको उठाया गया और तब इस बीच में आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस के बड़े नेता ने आपत्तिजनक रूप से अखिलेश वखिलेश कुछ ऐसे शब्द का मतलब कि अखिलेश उनके लिए महत्वहीन है, वो खुद ही चिरकुट है, यही तात्पर्य था। ऐसे शब्दों से हर राजनेता को, हर राजदल को बचना चाहिए। कांग्रेस को तो अवश्य ध्यान रखें। इंडिया गठबंधन बना, सारे विपक्षी दल एकजुट हुए, नीतीश कुमार की पहल थी, लेकिन स्वाभाविक नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में है। क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे ज्यादा सांसद हैं, स्वाभाविक रूप से नेतृत्व उन्हें मिलेगा, मिलना भी चाहिए। और इसमें राहुल गांधी ने जो अपनी सक्रियता दिखाई है और दिखा रहे हैं, उसके आलोक में जिस संयम की चर्चा होती है, राजनीतिक संयम की, उसे प्रदर्शित करने का दायित्व राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं के ऊपर है। यह खुशी की बात है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया। चूंकि राहुल गांधी ने स्वयं, मैं यहां बता दूं, स्वयं पहल करते हुए जब अखिलेश यादव नाराज हुए, उनके ऊपर अनावश्यक टिप्पणियां की गई, तो स्वयं राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से बातचीत की और तब अखिलेश यादव संतुष्ट भी है। उन्होंने साफ कह दिया कि सारे तिल्कियां समाप्त, हमारे बीच अब कोई मतभेद नहीं है। यह एक बड़ा दिल जो दिख रहा है राहुल गांधी ने, उसकी प्रशंसा तो होगी ही, और इससे सबक लेते हुए अन्य कांग्रेस के नेता भी अपने आचरण में परिवर्तन लाए। ध्यान रखें, यह जो 2024 का जंग है, यह साधारण जंग नहीं है। मैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तैयारी कर रही है, यह विपक्ष के लिए, विशेषकर कांग्रेस के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। क्योंकि अब नहीं तो संभवतः कभी नहीं। वैसे राजनीति में रातों रात परिस्थितियां बदलती है, हवा का रुख बदलता है, यह एक मान्यता है और सही मान्यता है। लेकिन आज जो स्थिति देखने में आ रही है, कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व पे लड़ रही है और इसके लिए राहुल गांधी को साधुवाद देना होगा, जिन्होंने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देश को पहचाना और पार्टी को जोड़ा लोगों के साथ। आज उसके स्वाभाविक रूप से अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं। ऐसे में इस तरह की किसी भाषा का प्रयोग अपने सहयोगी नेताओं के लिए होता है तो मन में तो खटास पैदा होगी ही। इससे बचना आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी राजनीति में ऐसी बातें होती थी, लेकिन उसका एक अस्तर था। जिस चिरकुट शब्द की चर्चा मैंने कही, चंद्रशेखर ने उसके व्यवहार किया था, तब चंद्रशेखर ने जिस रूप में और जो उनका हाव भाव, तो शारीरिक जो भाषा थी, बॉडी लैंग्वेज जो था, वो कुछ दूसरा था। वो किसी को अपमान करने के लिए नहीं था। वो एक आम बोलचाल में बिहार, उत्तर प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में जाए तो चिरकुट शब्द ऐसे ही प्रचलित है, ऐसे बोले जाते हैं। अखिलेश वखिलेश की बात आई, ये ठीक है, ये भी नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए भी माफी मांग ली गई है, स्पष्टीकरण दिया क्या गया है। लेकिन अगर पीछे चले, एक समय था, मैं बता दूं, जब बंगाल में आप चले तो अनेक वहां पर बिहारी मजदूर आपको मिलेंगे अभी भी। पहले तो वहां जितनी फैक्ट्रियां चलती थी और सारे दरबार में काम, ज्यादातर दरबार के काम में वहां सिर्फ बिहारी ही दिखाई देते थे। हर जगह बिहारी मजदूर भरमार थे। लेकिन तब बंगाल से बिहारियों के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते थे, एक शब्द था भतखौआ, माने भात खाने वाले, चावल खाने वाले। ये भतखौआ बिहारी ऐसे कहे जाते थे। तब उच्च स्तर पर इस पर विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई
और बंगाल के नेताओं ने वहां के अन्य नेताओं को चेतावनी दी, समझाया कि ऐसे भाषा का प्रयोग न करें जिससे किसी की भावना आहत हो, वो भी सामूहिक रूप से। और तब वो उस पर विराम दिया गया था। उसके बाद से शांति थी, कभी कुछ ऐसा नहीं सुना गया। अभी हाल में ये दो शब्दों चिरकुट और अखिलेश के जब आई तो ये एक अच्छी बात है, खुशी की बात है, स्वागत योग्य है कि तत्काल इस पर विराम देने की कोशिश की गई। और जो प्रभावित पक्ष समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी था, उसने भी स्पष्ट कर दिया कि अब हमारे बीच कोई भी तलखी नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर एकजुट होकर इंडिया को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। यह स्वागत योग्य है। अब इसमें एक बात और जो अभी चल के आ रही है वह यह कि इंडिया के नेतृत्व की बात आती है। स्वाभाविक रूप से इसका नेतृत्व मिलना चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन यह ध्यान रखें कि एक राष्ट्रीय स्तर पर जब स्वीकृति की बात आएगी, एक्सेप्टेबिलिटी की बात आती है, तब वहां कांग्रेस के नेता कटघरे में खड़े थे। सब कुछ के बावजूद आज हम जिस परिवर्तित राहुल गांधी की चर्चा करते हैं, उनकी छवि, नवनिर्मित छवि की चर्चा करते हैं, तो यह एक तथ्य, एक कड़वा सच भी सामने है कि अभी भी राहुल गांधी को वह राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं मिली है जिसकी अपेक्षा कोई भी राजदल करेगा नेतृत्व सौंपने के लिए। वह अभी भी दूर है उससे। यहां पर इंडिया के प्रणेता, उसके पहल करने वाले नीतीश कुमार आगे दिखते हैं। ठीक है कि नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, नीतीश कुमार कि राष्ट्रीय स्तर पर सांसद या विधायक नहीं है, लेकिन अगर व्यक्तिगत छवि की बात आती है तो नीतीश कुमार एक अच्छे, ईमानदार, कुशल प्रशासक और राजनेता के रूप में लोगों के दिलों में स्थापित है। इसमें कोई शक नहीं है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक राज्य बिहार के मुख्यमंत्री, और जिनका कार्य क्षेत्र करीब करीब वही रहा है, प्रदेश में सीमित रहा, हाल के दिनों को, घटनाओं को छोड़ दे, जब उन्होंने पहल की, आगे बढ़ करके इंडिया का गठन करवाया, सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर इकट्ठा किया, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसके पूर्व देखें तो उनको ऐसा कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कभी राजनीति नहीं की। बावजूद इसके अगर वे राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्विवाद नेता के रूप में आम जनता के बीच स्वीकार्य है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता इस तथ्य को भी सामने रखकर जब नेतृत्व पर निर्णय करें, चर्चा करें, तो इस पक्ष को, नीतीश कुमार को जरूर रखें सामने। मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी और स्वयं राहुल गांधी बड़ा दिल दिखला रहे हैं, और उन्होंने कहा भी था, वे सार्वजनिक रूप से कह चुके कि मैं कहीं भी न तो प्रधानमंत्री की दौड़ में हूं न नेतृत्व की दौड़ में हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। एक तरह से उन्होंने कुर्बानी देने की बात की। इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को देखते हुए, इसका लाभ उठाते हुए, अगर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता एकजुट होकर एक मंच पर बैठ करके किसी नेता को निर्वाचित करके उसको नेतृत्व सौंपते हैं, तो फिर जनता उसे स्वीकार करेगी। लेकिन पुनः यह कह दो, यहां किसी के मीडिया निर्मित आभा मंडल पर नहीं जाना चाहिए। व्यवहार के स्तर पर आम जनता के बीच स्वीकृति प्राप्त नेता व्यक्ति को ही सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर कहीं मजबूत, अति मजबूत, हर तरह से सबल भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व देने की स्थिति में इंडिया आएगा। अन्यथा वह एक दीवा स्वप्न बनकर रह जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से अपदस्थ करे। शर्त है, असंभव नहीं है, लेकिन जो शर्त है एकजुटता की और ईमानदारी की, ईमानदारी पूर्वक इंडिया गठबंधन की मजबूती प्रदान करना
और नेतृत्व के प्रति समर्पण, नेतृत्व के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए चुनावी अखाड़े में उतरना तभी संभव हो जा पाएगा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती देने के लिए। अन्यथा जो बातें बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही जा रही है, सारे जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण अभी तक जो सामने आ रहे हैं, उनके जो परिणाम सामने आ रहे हैं, वो यही है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यह अभी तक स्पष्ट है। अब इसे चुनौती मानते हुए इंडिया गठबंधन के घटक दल और उसके नेता क्या रणनीति बनाते हैं, इस पर सबों की नजरें रखी पड़ी हुई हैं। अब ये देखना यह है कि वो कितनी ईमानदारी व्यक्त करते हैं, कितनी कुर्बानी देते हैं और कितने समर्पित भाव से लोकतंत्र के हित में एकजुटता प्रदर्शित करते हुए 2024 के चुनावी अखाड़े में उतरते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती देने में सफल होते हैं। धन्यवाद।